तो जैसे कि अभी आप सिंगापुर है, तो आपको सिंगापुर जाने का मौका कैसे मिला? बिकॉज जो मेनली जो आईआईटीज एनआईटी होते हैं तो उनसे लोग काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं जैसे कि नॉन आईआईटी से हूँ। वैसे सिंगापुर या बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ है, उनमें इंडियंस के लिए कौन कौन से फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? सबसे बेस्ट फील्ड है इंडियन के लिए, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट हम सभी अच्छे होते हैं। अभी के टाइम आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा हाई पेइंग स्किल कौन सी है? आपकी स्किल कोई भी हो उसमें लेकिन अगर कोई फ्रेशर है और वो सोच रहा है कि उसे फॉरेन में जॉब करनी है, तो क्या वो फॉरेन में जॉब कर सकता है? तो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन तो इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि आप आपकी पढ़ाई वहाँ से करो। सिंगापुर और इंडिया की जो सैलरी है ना, उसमें कितना क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं सैलरी की बात करूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मेरी जो सैलरी यहाँ थी ना, उसका मैं 5 टाइम्स में अर्न करता। तो क्या रियल में जो आईआईटी से होते हैं ना, उनको फॉरेन कंट्रीज में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती? तो ये एक्चुअली ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि अगर बंदा आईआईटी से है तो वही मतलब वो टॉप हो गया। आज के 5 साल या 10 साल बाद आप एआई को कहाँ पे देखते? सब ये चाह रहे हैं कि वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो इंसान को रिप्लेस कर दे। ChatGPT है, Copilot है या DeepSeek है, ऐसे बहुत सारे एआई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे बेस्ट एआई कौन सा है? तो अभी के लिए बात करूँ तो मैं अभी पे होगा मेरा, और सेकंड ChatGPT, और कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली कर्सर एआई यूज कर रहा हूँ। भले सिंगापुर हो चाहे किसी भी कंट्री में, वहाँ पे बुलाया लिया जाता है। कि इंडिया में मैंने देखा कि बहुत लोग मतलब 1-1 करोड़ दे रहे हैं बाहर जाने के लिए। उनको पता भी नहीं कि बाहर क्या होगा उनके साथ में, बिकॉज यहाँ से प्रॉमिस करते हैं कि आपको वहाँ मान लो कि कोई जॉब अच्छी होगी, लेकिन वहां जाके उनको बर्तन मारने पड़ते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। नमस्कार दोस्तों, तो जो आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो कि आए हैं सिंगापुर से। तो उनका नाम है कुलदीप सिंह राठौड़, जो कि टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट है, और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने कुछ ऐसी बातें की है ना, जिसको देखने के बाद अगर आप भी फॉरेन में जाना चाहते हो तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, और कैसे आप लोग भी सिंगापुर जा सकते हैं। नमस्ते कुलदीप भैया। नमस्ते किरण। पधारो, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारे एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। तो थैंक्स अ लॉट। तो कैसा लग रहा है सिंगापुर से इंडिया आके? एज ऑलवेज ऑसम। जब भी इंडिया आता है डेफिनेटली अच्छा लगता ही है, अपने देश में, अपनी मिट्टी में। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सिंगापुर से आए, फिर कुंभ घूम ले, तो एकदम मन तृप्त हो गया होगा अब तो? बिल्कुल, अभी 2 वीक से मैं यही हूँ। तो अभी वापस संडे को वापस सिंगापुर जाएंगे। जी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप व्यूअर्स को आपका इंट्रोडक्शन दे दें। बिल्कुल। तो मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है और मैं शाहपुरा जिले के खामोर गांव से हूँ, जो कि यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। और मेरा ग्रेजुएशन एलपीयू से हुआ है। उससे पहले मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय हुडा से कंप्लीट की थी, और उसके बाद एलपीयू से बीटेक कंप्लीट किया था ट्रिपल ई में, और अभी करंटली मैं सिंगापुर में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इनिशियल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आपने क्या स्टडीज़ की थी, और फर्स्ट जॉब कैसे लगी थी आपकी? बिल्कुल। तो मैं जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी स्टडीज एलपीयू से हुई पंजाब से, और वहां से मैंने ट्रिपल ई में बीटेक कंप्लीट किया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से आईटी में रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने काफी और भी चीजें की है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। तो उसमें मेरे को मतलब जो लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज HTML CSS, उसके बाद पाइथन वगैरह और सर्वर मैनेजमेंट लिनक्स वगैरह वो सीख ली थी। तो उसके बेस पे मेरे को फिर कॉलेज से ही टेक महिंद्रा में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, और उसके बाद मुंबई था मैं 4-5 साल, और फिर सिंगापुर। तो अभी करंटली सिंगापुर हूँ मैं। जी। तो जैसे कि अभी आप सिंगापुर है, तो आपको सिंगापुर जाने का मौका कैसे मिला? आप डायरेक्ट गए या आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, या कैसे क्या मौका मिला आपको वो? बिल्कुल। तो हुआ ऐसा कि जब मैं कोविड में इंडिया में था, घर से ही काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो यही काम बाहर भी होता है एग्जैक्टली। तो अगर हम चाहें तो सेम टाइम को यूज करते हुए बाहर जॉब ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया, तो बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, और प्रॉपर एक R&D किया मैंने कि जॉब कैसे मिलती बाहर। बिकॉज
थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बिकॉज जो मेनली जो आईआईटीज एनआईटी होते हैं तो उनसे लोग काफी जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं जैसे कि नॉन आईआईटी से हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैंने लिंक्डइन और जो मॉन्स्टर वगैरह होती है वेबसाइट्स, तो इन पे थोड़ा एक्टिवली अप्रोच किया कंपनीज को, और उनके थ्रू ही मेरा फिर इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया। तो आपने डायरेक्टली कंपनी को चूज किया और वहां पे आपने अप्लाई किया था कंपनी को? हाँ, चूज मतलब कि मान लो कि मैंने क्या कि प्रॉपर एक प्लान बनाया कि मेरे को मतलब दिन में 10 कंपनी को सिलेक्ट किया, फिर उनकी वेबसाइट पे उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो भी होते हैं उनके एचआर वगैरह, उनसे कांटेक्ट करना, फॉलो अप करना, और प्रॉपर मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग अपने सीवी को चेंज करना हर जॉब के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने अप्लाई किया तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर मुझे मतलब 2-3 कॉल्स हुए थे मेरे, और सेकेंड इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे। जैसे कि आपने बताया आपने लिंक्डइन से किया या सीवी को इम्प्रूव किया, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है वो कैसे लिंक्डइन से अप्लाई करे या अपनी सीवी को कैसे इम्प्रूव करे वो? बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे अभी क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग, उसमें क्या होता है कि आप सभी लोग एक ही सीवी को, मतलब सेम सीवी रहता है, वो हर जॉब के लिए वो उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप पहले जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आपको लिंक्डइन या फिर जो भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिज्यूमे को चेंज करो, जो उनको चाहिए उन स्किल्स को आप उनमें ऐड करो, ठीक है। और उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर लो उन स्किल्स की, और तो मतलब हर एक जॉब के लिए आपको अपने सीवी को चेंज करना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा चांस ज्यादा बढ़ जाता है आपका सिलेक्शन का। आपने ये बिल्कुल सही बताया। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन वो सेम सीवी रखते हैं, उस जॉब के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज नहीं करते, और आपने ये चीज़ की कि जॉब के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज की, ये एकदम सही था। और फॉरेन जॉब में एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आप तो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एजेंट्स के थ्रू भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, तो एजेंट्स के थ्रू उनके साथ स्कैम भी हो जाता है। उनको पहले सिंगापुर हो चाहे किसी भी कंट्री में वहाँ पे बुला लिया जाता है, और फिर वहाँ पे या तो उनको कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है या फिर उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, पैसे लूट ले जाते हैं, ऐसी हालत भी होती है उनकी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में अभी, कि इंडिया में मैंने देखा कि बहुत लोग मतलब 1-1 करोड़ दे रहे हैं बाहर जाने के लिए। उनको पता भी नहीं कि बाहर क्या होगा उनके साथ में, कौन सी जॉब मिलने वाली है, किस कंट्री में जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि एक मूवी आई थी बिडंकी, है ना, तो उसमें क्या मतलब वही रियल में होता है, उससे खराब होता है इवन। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि यूएस से मतलब पूरा प्लेन भर के आया, उनको मतलब उनके हाथ पैर बांध रखे हैं उन लोगों के, उनको यहाँ डिपोर्ट किया। तो वैसा बहुत होता है अभी। और उससे पहले एक न्यूज थी कि गुजरात का कपल था, तो उन्होंने भी 1 करोड़ के आसपास दिए थे, और उनको कनाडा में छोड़ दिया बिल्कुल बर्फ के बीच में, और वो लोग वहीं मर गए। तो ऐसा ऐसा बहुत केस में होता है कि इलीगल एजेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। वो आपको प्रॉमिस कुछ और करेंगे और होता कुछ और आपके साथ में। तो उससे बचने का ऑप्शन ये है कि आप, अगर आपको जॉब करनी है तो आप अपने ही बेस पे मतलब आप खुद चेक करो कंपनी की प्रोफाइल, और या कोई एजेंट भी है तो वो भी बिल्कुल वेरीफाइड एजेंट हो, है ना, कि उनकी कंपनी हो प्रॉपर। जो भी आप उनसे बात कर रहे हैं वो उनके मेल के थ्रू करिए, मतलब डायरेक्ट बात मत करो उनसे। और या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप उनके ऑफिस में भी मिल लीजिए उनसे, कि उनका ऑफिस वहाँ दिल्ली, मुंबई, जयपुर जहाँ भी है। अच्छा, जो एजेंट्स होते हैं उनका ऑफिस इंडिया में भी होते हैं ना? इंडिया में डेफिनेटली होते हैं। अगर उनका ऑफिस नहीं है मतलब वो फेक है डेफिनेटली। और जो भी आपसे अगर एडवांस में पैसे ले रहा है तो आप मान के चलो कि वो ऑलमोस्ट फेक है वो चीज, बिकॉज जो कंपनी आपको जॉब दे रही है ना वो कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगी, ये बात फैक्ट है। तो कोई आपको बोल रहा है कि आप मुझे 1 लाख दो, मैं आपको बाहर करवा दूंगा, तो वो फेक है। अगर है भी तो आप पहले पूरा पता करो कि रियल में ये पहले तो कंपनी इंडिया वाली है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और उसके बाद आप पूरा वेरीफाई करो कि वहां जाने के बाद मेरे को कहाँ रहना है, कहाँ जॉब होगी मेरी, क्या जॉब होगी। बिकॉज यहाँ से प्रॉमिस कर देंगे आपको वहां, मान लो कि कोई जॉब अच्छी होगी, लेकिन वहां जाके उनको बर्तन मांजने पड़ते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। मेरा एक फ्रेंड है अपने मॉडल गाइड, अच्छा, तो उसके जो जीजू हैं तो उनको प्रॉमिस किया गया कि आपको सिंगापुर में जॉब मिल जाएगी। अब उनको बेचारे को यहाँ से मिला टूरिस्ट वीजा और उनको छोड़ दिया मलेशिया में, और वो भी 5 साल से वो वहां भागते फिर रहे हैं। अच्छा। पुलिस उनका पीछा करती है, वो यहाँ इंडिया भी नहीं आ पा रहे हैं। मैंने उनसे बात हुई थी लेकिन आई कांट डू एनीथिंग यार, उनकी हेल्प मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता उनकी हेल्प। या तो वो पहले अपने आप को अरेस्ट कराएं पुलिस में, उसके बाद वो उनको इंडिया डिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर जैसे मेरा सवाल है बेसिक एक, अगर वो है तो अब उनके लिए सॉल्यूशन बस पुलिस ही है या और कोई सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन मतलब पुलिस ही है, या फिर आप जो इंडियन एम्बेसी है वहां उनसे कांटेक्ट करो, उनको बताओ सिचुएशन कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है, और तभी आप आ पाओगे। बाकी बाद में सब बहुत सारे केस होते हैं। अभी जो भी लोग ये इंडिया से आते हैं बाहर, अमेरिका वगैरह या यूरोप वगैरह, तो बहुत लोग मतलब उनको रास्ता होता है कि आपको यहाँ से
जो ग्वाटेमाला वो एरिया वहाँ छोड़ देंगे, फिर वहां से वो लोग चलते हैं पैदल पैदल, और बहुत लोग समुद्र में डूब जाते हैं, जो नाव वगैरह पलट जाती है, या फिर बहुत लोग जो इनकी जो आर्मी होती है हर कंट्री की, उनको गोली मार देती है बहुत बार। मान लो ये यूरोप वाली कंट्री है, जो अपनी जर्मनी वगैरह, स्पेन है, या इटली वगैरह है, तो ऐसे बहुत केस हुए हैं कि लोग वहां मर जाते हैं बीच में। अच्छा, वो जो डंकी मूवी में जो स्टोरी थी उसी तरह से होते है कि वो बिल्कुल किस तरह से बिल्कुल छुपते छुपाते जाते हैं, बस वही है बिल्कुल ना। बिल्कुल, हाँ। वो स्टोरी बहुत सही है और उससे खराब भी होता है। तो कभी भी आप मतलब कि भूल के भी इनके चक्कर में मत पड़ो। और आप सोचो यार कि आप अगर 1 करोड़ दे रहे हो एजेंट को, तो 1 करोड़ में आप यहाँ कहीं भी डाल दो पैसा आपका, तो 1 करोड़ का आप कम से कम अगर 1% भी मानते हो ना, तो आपको मंथली 1 लाख मिलता है। सोचो आप बैंक में डाल दो, बैंक क्या, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो आपको महीने का 1 लाख तो उससे मिल जाएगा ना। तो क्या मतलब बाहर जाने का फालतू में। जाना है तो आप, या तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉब लो खुद के बेस पे, है ना, और या फिर आप एक काम करो कि आप पढ़ने जाओ वहां पे, आप वहां से मास्टर्स कर लो, या फिर आप बीटेक भी कर सकते हो वहां से, कोई या तो पढ़ लो आप, या फिर जॉब कर लो खुद के बेस पे। एजेंट्स के भरोसे आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको रोना पड़ेगा वहां जाके। तो बहुत लोग, आप देख लो, आप सर्च मारो यूट्यूब पे कि डंकी लाइफ इन अमेरिका, डंकी लाइफ इन कनाडा, तो वो बहुत खराब चीज वाली। तो फॉरेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जैसे कि अगर फॉरेन कंट्री में अगर कोई जा रहा है जॉब के लिए ऐसे, तो उनके वीजा का क्या प्रोसेस होता है वो? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर आपने जॉब सर्च की है, तो वहां अगर आपकी जॉब जेन्युइन है, तो आपको कंपनी खुद वीजा प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, वो कंपनी हाँ, खुद आपको प्रोवाइड करवाएगी कंपनी ना? आपको खुद वीजा प्रोवाइड करवाएगी। आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे, आपको बस आपको इंटरव्यू निकालना है, उसके बाद सारा काम कंपनी करेगी आपकी। बल्कि जो एजेंट्स होते हैं, ये बहुत बार आपको टूरिस्ट वीजा पे भेजते हैं, और वो होता है 1 महीने का मैक्सिमम। तो कहीं भी जाके आप 1 महीने बाद आप वहाँ के इलीगल बन जाते हो कि आप उसके बाद आप, आपका रहना वहाँ पे अलाउड है ही नहीं, तो फिर आपको वहाँ घूमना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा उनसे। तो वो रिस्की है ना वो चीज। हाँ, तो बेस्ट यही है कि आप जॉब ले लो यहीं से, और या फिर आप पढ़ने चले जाओ। 2 ही ऑप्शन सबसे बेस्ट होते हैं। तो एक तरीका ये भी हो गया, अगर जेन्युइन होगा तो आपको खुद से वीजा भी दे देगा, इससे भी आपको पता चलेगा कि वो जेन्युइन है पर्सन सामने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि आप जब बात करते हो ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप ईमेल से बात करो, और आप वेरीफाई करो कि वो कंपनी की वेबसाइट है और उसके थ्रू आप प्रॉपर एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो बेटर रहेगा। तो जैसे कि अभी आप सिंगापुर में हो, वैसे सिंगापुर या बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है, उनमें इंडियंस के लिए कौन कौन से फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज है? देखो, सबसे बेस्ट फील्ड है इंडियंस के लिए आईटी फील्ड, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट हम सभी अच्छे होते हैं। तो आप अगर आप टेक्निकल फील्ड में आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, आपने मान लो बीटेक किया किसी में, तो उसके अंदर आप यहाँ कुछ एक्सपीरियंस ले लो 2-3 साल का इंडिया में, और वो फील्ड तो है ही आईटी वाला। उसके अलावा मेडिकल फील्ड हो गया, कि जो नर्स हो या फिर डॉक्टर वाला फील्ड, वो भी, उसमें बहुत सारी जॉब्स होती है सारी कंट्रीज में। यूरोप हो गया, सिंगापुर, या फिर यूएस, कनाडा। और उसके अलावा एजुकेशन फील्ड टीचर्स के लिए काफी अच्छा होता है, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्री करनी पड़ती है, सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, तो वो भी अच्छा फील्ड है। और अब रही बात अनस्किल्ड की, नॉन स्किल्ड बोलते हैं उसमें, तो उसमें तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज होता है कि वहां पे जो भी काम चलते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, उसके अंदर आपका होता है इलेक्ट्रिशियन, और जो भी गार्डनिंग वाले काम होते हैं, देखता हूँ मैं काफी सारे इंडियंस उसमें काम करते हैं, तो वो भी ऑप्शन है ही है। क्योंकि अगर यहाँ जो आप काम कर रहे हो उसको आपको सैलरी कम मिलती है उस फील्ड में, और उसी काम के लिए आपको वहां पे काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो वो भी ऑप्शन है। और डेफिनेटली अगर यहाँ अपन इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप किसी भी और कंट्री में, मान लो सिंगापुर, यूरोप या अमेरिका, तो हर एक जॉब में आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स सैलरी ज्यादा मिल जाएगी वहां पे। तो ये बेसिक फील्ड्स है। बाकी फील्ड्स ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स, अब जो सारे फील्ड्स हैं, सारे ओपन आपके लिए। बस आपको आपकी स्किल्स इंप्रूव करनी है, और उन स्किल्स को आपको शो करना है कि मुझे ये सही में आती है, शोकेस करना हाँ। पड़ेगा तभी जाके। और इंडियंस के लिए कौन कौन सी कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज है? देखो, अपन सबसे बेस्ट देखें तो मुझे लगा कि इंडियंस के लिए सिंगापुर हो गया और मलेशिया ठीक है, अपने पास में भी है, और यहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलती है। और उसके बाद देखें तो यूरोप में देखें तो आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में हो गया एक तो यूएस है ही, और फिर कनाडा। तो ये मतलब अच्छी कंट्रीज है। बाकी यूरोप में और भी कंट्रीज है, पोर्चुगल है, और स्पेन है, इटली है, वहां भी काफी अच्छी जॉब्स है। वहां क्या कि उनके पास इतने लोग नहीं होते काम करने के लिए, तो अपने पास है ऑप्शन काम करने का। आपको बस प्रॉपर रिसोर्स चाहिए, और कहाँ जॉब मिलती है वो चेक करना है। जैसे कि उनकी जो गवर्नमेंट की साइट्स होती है, वहां आप चेक कर लो। उसके अलावा जो भी लिंक्डइन है, या फिर जो ये monster.com है, जितने भी जॉब पोर्टल्स है, हर कंट्री के अपने अपने होते हैं पोर्टल्स, तो उन पे आप जाओ,
और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च करो तो आपको इजीली मिल जाएगी जॉब। इजीली नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस चीज के लिए। हाँ, बट आपको पहले ये कॉन्फिडेंस रखना कि मेरे को जॉब मिल जाएगी बाहर, तो मिल ही जाएगी। तो जैसे कि आप आईटी फील्ड में हो, अगर हम बात करें अगर कोई फॉरेन में जॉब करना चाहता है तो उसको आईटी फील्ड में कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी? ओके, तो देखो आईटी फील्ड है ना, बहुत डायनामिक फील्ड है। मतलब ये आप देखो तो हर वीक चेंज होता है ना, हर वीक इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, तो आपको इसमें अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। मतलब आपको वीकली, आपको मतलब ये मान के चलो आपको डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना है इस फील्ड में। ठीक है, हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्किल्स की, तो इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं कि अगर आपको जाना है फाइनेंस की फील्ड में तो इसमें सी प्लस प्लस, पाइथन, और अगर हम बात करें सर्वर सिस्टम की तो इसमें जो भी ये डेवऑप्स हो गया, इसमें आता है एज्योर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, तो ये चीजें हैं, जरूरी है। मतलब अगर आप आईटी फील्ड में तो आपको डेवऑप्स सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें एआई की और एमएल की तो इसमें भी एमएल ओप्स है, एआई ओप्स है, तो जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो जो आपकी स्किल्स ऑलरेडी हैं उनमें आप एड ऑन करते रहो डेली के डेली। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अभी के टाइम आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा हाई पेइंग स्किल कौन सी है? देखो हाई पेइंग स्किल की बात करूं मैं, तो आपकी स्किल कोई भी हो उसमें आप एआई को ऐड कर दो आपकी स्किल के अंदर। ठीक है, मतलब आप मान लो कि आप पाइथन ऐड कर लो, पाइथन डिफिकल्ट नहीं है, आप एक महीने में सीख लोगे पाइथन को। तो आप जो भी आईटी में हो आपको पाइथन ऐड करनी है। उसके अलावा कि एआई जो टूल्स हैं इनको यूज कैसे करना ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि मान लो कि चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, जितने भी ये नए नए टूल्स है, जेमिनी हो गया गूगल का, और ट्विटर का ग्रोक है, तो जितने भी टूल्स हैं इनको आप यूज करो और ये आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं और आपके काम को बहुत जल्दी कर देते हैं। तो जो भी स्किल है आपकी आप उसमें एआई को ऐड कर दो तो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाएगी। तो एआई पे हम आएंगे, उस पर भी बहुत सारा डिस्कशन करना है। उससे पहले अभी ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप तो सिंगापुर गए, उससे पहले आप एक्सपीरियंस पर्सन थे, आपने यहाँ पे बहुत सी जगह पे काम किया था, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है जिसने अभी अपनी कॉलेज स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है और वो सोच रहा है कि उसे फ़ॉरेन में ही जॉब करनी है, तो क्या वो फ़ॉरेन में जॉब कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये। और अगर कर सकता है तो उसको उस इनिशियल स्टेज पे किन किन स्किल्स की ज़रूरत होगी? ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, कि आप मान लो आपने अभी आपका कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, तो इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है इमीडिएटली। तो देखो पहला ऑप्शन है कि आप आपकी पढ़ाई वहां से करो, मान लो आपको बीटेक करनी है तो आप वहां से करो तो आपको वहीं जॉब मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कि आपकी पढ़ाई करने के बाद आप वहां पे इंटर्नशिप कर लो किसी भी कंपनी में। शुरू में जाए कम पैसे मिलेंगे आपको, अगर आप वहां से कर लोगे और आप आपकी स्किल्स को वहां पे शो कर दोगे, हाँ मुझे आता है काम, तो आपको जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो फिर यहाँ 2-3 साल काम कर लो इंडिया में। ठीक है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करो, थोड़ा नेटवर्क करो लोगों से, लिंक्डइन वगैरह पे बातचीत करो उनसे, क्या है आपके यहाँ क्या नहीं है, तो वहां आपको जॉब मिल जाएगी जल्दी से फटाफट से। मतलब उनसे बात करते रहो, आपकी स्किल को शो करते रहो, और साथ साथ में जो आपकी स्किल्स हैं उनके बेस पे आप कुछ बना लो शो करने के लिए आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, तो वहां आपको मतलब चांस बढ़ जाएंगे आपके जॉब मिलने के। अभी एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आता होगा, सिंगापुर और इंडिया की जो सैलरी है ना, उसमें कितना क्या डिफरेंस होता है? देखो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मेरी जो सैलरी यहाँ थी ना उसका मैं 5 टाइम्स वहाँ अर्न कर रहा हूँ। 5 टाइम्स ठीक है, और वर्क वही ये तो वर्क कम है मैं ये अच्छा, बोलूंगा, कम। क्योंकि इंडिया का कल्चर है ना बड़ा थोड़ा मतलब सही नहीं है, बहुत मतलब यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है। तो वहाँ मतलब काम कम है, काम अच्छा है और सैलरी अच्छी है, ये तो मतलब ऊपर से हो गया। अच्छा। अब बात करते हैं हम पैसे बचने की, तो थोड़ा कम होता है क्योंकि यार वो कंट्रीज बहुत एक्सपेंसिव है, वहां पे रहने का हो गया ना, तो वो मतलब सैलरी का आप मान लो कि अगर आपका सेविंग की बात करेंगे तो यहाँ से आपका 2 से 3 टाइम्स वहाँ आपकी सेविंग हो जाएगी, तो सैलरी डेफिनेटली अच्छी है। एक्सपेंस है लेकिन फिर भी सेविंग हो ही जाएगी, क्योंकि आप सेविंग आप मान लो कि जो यहाँ सेविंग हो रही है आपकी उसका 2 से 3 गुना की सेविंग हो जाएगी सिंगापुर में, आराम से हो जाएगी। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में आपको जॉब मिल जाएगी, जैसे कि आपको सिंगापुर में मिली या किसी और कंट्री में मिल जाएगी, वहाँ पे जॉब मिलने के बाद आप चले तो जाएंगे, फिर एक सबसे बड़ी चैलेंज जो आती है हमारे सामने वो होती है हमारे रहने और खाने की। तो उसके लिए कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में? देखो जब मैं यहाँ से गया शुरू में तो एक अपने फ्रेंड थे मैं ऑलरेडी, तो उनसे मैंने बात कर ली कि मेरे को मतलब स्टार्टिंग में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो उनसे बात कर ली, उन्होंने रूम देख लिया और पेमेंट स्टार्टिंग में कर दिया हमने, तो एक ऑप्शन तो वो है आपका। बाकी हर कंट्री में देखो मतलब हर कंट्री के जो भी अपने इंडियंस है, तो हर कंट्री का एक ग्रुप होता है कि इंडियंस इन सिंगापुर, इंडियंस इन अमेरिका, इंडियंस इन स्पेन, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप को आप ज्वाइन करो और वहां आप क्वेश्चन पूछ लो कि यार मेरे को रूम चाहिए इस एरिया में, मेरा ऑफिस यहाँ पे,
तो रहने का वो इजी हो जाएगा आपका। भाई खाने पीने का तो यार देखो, अगर आप कुकिंग में अच्छे हो बनाने में, तो खाना बना लो घर पे आप। बाकी सारी कंट्रीज में खाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हर कंट्री में इंडियन लोग हैं वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ आप खाना खा लीजिए। बाकी कैंटीन तो होती है ऑफिस की, तो खाने पीने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाने में दिक्कत आएगी, सिंगापुर में तो आएगी पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाना खाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम खाने की आ सकती है आपको। तो उससे अच्छा है कि आप खाना घर पे बना लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे अधिकतर जो आईआईटी कॉलेज से निकलते हैं ना, वो ही फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं जॉब के लिए। और अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से निकला है और वो सोचता है कि उसे फॉरेन कंट्रीज में जाना है, तो पहले तो वो सोच लेता है कि मैं नॉर्मल कॉलेज से हूँ, तो सबसे पहले तो ब्रेन में खुद ही सोच लेता है कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अगर फिर भी अगर कोई सोच रहा है कि मुझे जाना है, तो वो कैसे जा सकता है फिर? ओके, तो ये एक्चुअली ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, कि अगर बंदा आईआईटी से है तो वो ही मतलब वो टॉप हो गया। तो देखो उन्होंने मेहनत की डेफिनेटली, वो लोग आईआईटी में गए तो उनको बनता भी है, दे डिजर्व कि हाँ भाई उनको अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद आपकी स्किल्स को देखते हैं लोग, कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आपको बाहर निकलना है इंडिया से, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना है, और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। इतना डिफिकल्ट नहीं, मतलब आपके दिमाग में रखना नहीं कि यार मैं आईआईटी से नहीं तो मेरा जॉब नहीं मिलेगा। अभी आप देख लीजिए कि मेरी कंपनी में ऑलमोस्ट सारे बंदे नॉन आईआईटी से हैं, तो ऐसा नहीं है, जॉब मिल जाएगी आपको, तो आपको स्किल्स पे काम करना है आपकी। तो क्या रियल में जो आईआईटी से होते हैं ना, उनको फॉरेन कंट्रीज में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या सेम ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? देखो इसकी बात कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटीज की, तो ये डेफिनेटली ज्यादा होती है उनके पास में, क्योंकि वो नाम चलता है आईआईटी का। ठीक है, बंदा आईआईटी से तो डेफिनेटली उसको ऑप्शन अच्छे मिलते हैं, और जनरली जॉब अच्छी उनके पास होती है। मतलब ये बोलो कि बाय डिफॉल्ट उनके पास ऑप्शन होता है जॉब का। लेकिन अगर आप आईआईटी से नहीं हो, तो वही है कि थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ, जॉब मिल जाएगी आपको नो डाउट, थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इतना इशू नहीं आएगा। तो एक और सवाल है, जैसे कि आपने अभी सिंगापुर में जॉब की, तो वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? और दूसरा सवाल ये कि इंटरव्यू कैसे ऑनलाइन ही होता है? और तीसरा ये कि इंटरव्यू होता है ना, वो इंडिया से इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? अच्छा, तो ये इसमें 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन के अपने। तो फर्स्ट पार्ट तो ये कि इंटरव्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि अपने यहाँ अप्लाई करते हैं लिंक्डइन या किसी भी पोर्टल पे, जॉब पोर्टल पे, तो वो सेम वहीं पे। अगर उनको आपकी स्किल्स ठीक लगा, जो इनको रिक्वायरमेंट है वो आपकी मैच कर रही है, तो वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इंटरव्यू मतलब कैसा इजी है हार्ड, तो वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी इंडियंस ही होते हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वही होते हैं ना। तो सेम है प्रोसेस, तो कोई कोई डिफरेंस नहीं है। और अभी तो कोविड के बाद तो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू इंडिया में भी ऑनलाइन ही होते हैं, तो वहाँ भी ऑनलाइन ही रहेंगे। तो मेरा भी इंटरव्यू मतलब ऑनलाइन ही हुआ था, वीडियो कॉल पे, और ऑलमोस्ट सेम था, इतना कोई डिफरेंस था नहीं इंटरव्यू में। तो जैसे कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज में जॉब कर रहा है, तो एक तो जॉब तो अलग होगी, लेकिन वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी तो होते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल होता है डेफिनेटली। देखो सबसे पहले मैं यहाँ गया तो चैलेंज सबसे बड़ा है कि यहाँ पे मतलब आपका जो जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ पे कोई नहीं होता। मतलब डेफिनेटली यहाँ सभी आपकी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ आप अकेले होते हो, तो आपको सब कुछ अपने एंड पे मैनेज करना है। कि वहाँ मतलब खाना बनाना अगर आप बनाते हो, कपड़े धोना, सारा कुछ आपको मैनेज करना है। तो थोड़ा चैलेंज तो होता है डेफिनेटली। जब मैं यहाँ गया तो वहाँ पे अब ये है कि आप जहाँ भी रहोगे ना, तो वहाँ आपको मतलब रूम में ही किचन तो होता ही है ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स में, और वहाँ पे सारे फ्लैट्स में आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, मतलब बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। तो थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन अब खाने पीने का चैलेंज तो होता है थोड़ा, मतलब खाना आपको मैच करेगा नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। कपड़े कैसा कि आप बस मशीन में डालने और सुखाने हैं। बाकी अब मेरा ये कि मेरे को आयरन करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि कपड़े से लेता हूँ कि उनको आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपना काम चल जाता है। और अब और चैलेंज की बात करें तो थोड़ा ये होता है कि आपका आपको अपना सर्कल बनाना पड़ेगा वहाँ पे। कि मान लो कि मैं वहाँ पे खेलता हूँ क्रिकेट वगैरह, तो कुछ ग्रुप्स देख लिए मैंने जो अपने इंडियंस लोग हैं वहाँ पे, तो वीकेंड्स में हम खेल लेते हैं क्रिकेट वगैरह। बाकी अब मैं क्या करता हूँ कि खेलने के अलावा कुछ और भी काम कर लेता हूँ अपना एक्स्ट्रा, ताकि मेरा माइंड वहाँ लगा रहे और थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है अपनी थोड़ी बहुत। तो चैलेंज डेफिनेटली रहता ही है, लेकिन आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। मतलब आपको सब कुछ एक जगह नहीं मिल पाएगा, कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हर चीज में। तो या
तो चलो अब हम आते हैं एआई के ऊपर। जैसे कि अभी एआई आ रहा है, तो अगर हम बात करें कोई स्टूडेंट है जिसने अभी अपनी 12th क्लियर की और वो आईटी फील्ड में जाने की सोच रहा है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि अगर वो चलो बीटेक भी करेगा, कुछ भी करेगा, 5 साल तो मान के चलो कि उसको लगेंगे। 5 साल में जैसे कि एआई अभी भी बहुत स्मार्ट है, 5 साल में वो भी एआई भी बहुत स्मार्ट हो जाएगी। तो जो भी अभी कर रहा है उसको ये भी डर होगा ना कि 5 साल में जब तक मैं अपनी स्टडी जब तक कंप्लीट करूंगा तब तक एआई भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। और तो अब उनके कहीं ना कहीं उनको एआई के साथ भी रेस करनी, क्योंकि एआई भी ग्रो कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो उनको ये डर लगता है कि क्या उस टाइम तक हमें जॉब मिल पाएगी क्या 5 साल बाद, या नहीं मिल पाएगी, ये डर रहता है उनमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सही है और सबके माइंड में क्वेश्चन रहता है। इवन जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में भी होता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी डर रहता है कि यार क्या पता आने वाले टाइम में सारा अपना जॉब को एआई रिप्लेस कर देगा और हमारी जॉब चली जाएगी। ये फैक्ट है डेफिनेटली। अगर आप मतलब सीख नहीं रहे हो जो टेक्नोलॉजी को, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसका अच्छा ऑप्शन है कि आप एआई को अपनी नॉर्मल लाइफ में इंक्लूड कीजिए। कि आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ भी आप एआई को यूज करो अपने उसको एनहांस करने के लिए पढ़ाई को। तो आप क्या करो कि अभी आप मान लो भी कर रहे हो बीटेक की बीसीए, तो साथ में आप इसको डेली यूज करो हर काम में, चैट जीपीटी या जेमिनी हो गया। तो उससे आपको ये है कि आने वाले टाइम में एआई जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, एआई को यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस कर देंगे। तो आपको मतलब एआई को अच्छा यूज करना है और उसको यूज करके आपको अपना काम को एनहांस करना है। मतलब इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको उसको इससे डरना नहीं है। एआई से आपको उसके साथ सीखना पड़ेगा और जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उनको आप सीखते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी मैं भी अपनी जॉब में एआई को बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। कुछ भी काम कर रहा हूँ मैं, अपना नॉर्मल लाइफ वाला काम या फिर जॉब वाला काम, सब में एआई को मतलब फुल यूज करता हूँ। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट सारे सब्सक्रिप्शन है, मतलब गूगल का भी है, अभी चैट जीपीटी का है, और जो कोडिंग करता हूँ मैं तो उनका भी सबका ले रखा है सब्सक्रिप्शन मैंने। और इवन जो वीडियो एडिटिंग वगैरह होता है, मान लो ये कोई फोटो वगैरह का हो गया या फिर अपनी कुछ स्क्रिप्ट लिखने का, तो सब में एआई को यूज करता हूँ ऑलमोस्ट में। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्प करता नहीं है एआई। कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा वो। पर जैसे कि अभी तो हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमसे इंटेलिजेंट भी बन रहा है ना। तो आज का 5 साल या 10 साल बाद आप एआई को कहाँ पे देखते हो, आपके नजरिए से कहाँ तक पहुंच जाएगी एआई? मेरे हिसाब से अभी जो एक कंसेप्ट चल रहा है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि सब ये चाह रहे हैं कि वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो इंसानों को रिप्लेस कर दे, जो भी हम काम करें उसको रिप्लेस कर दे। तो डेफिनेटली इसका लेवल मतलब आने वाले टाइम में ये बहुत आगे जाने वाला है, अपने सारे काम ये कर लेगा, ऑलमोस्ट सारे काम, ठीक है। तो बस इसको अभी इसका मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है कि वी कांट से एनीथिंग कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इसको साथ में सीखते रहो और यूज करते रहो। बाकी अभी ऑलमोस्ट देखो मेरे सारे काम एआई करता है, सारे के सारे काम कुछ भी करूं मैं सब में यूज कर रहा हूँ। तो अभी मतलब हमें पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आपको इसको सीखना पड़ेगा और करते रहो, लर्न करते रहो, सीखते रहो। एक और सवाल है इसी से, जैसे कि अभी ओपन एआई बना रही है एआई, या गूगल बना रहे, सब लोग अपना खुद का एआई बना रहे, तो क्या वो लोग उस एआई को कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से जैसे चाहे? यस, जैसे कि अभी ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, और अभी डीप सीक नया आया है ना। तो वैसे इन हर एक कंपनी का अपना अपना कुछ होती है पॉलिसीज। तो मान लो भी डीप सीक है तो वो चाइना का है, तो वो अपने हिसाब से चीज सेंसर करता है। आप उससे कुछ भी चाइना के बारे में पूछो, मान लो गवर्नमेंट के बारे में, जो उनका वो है जिनपिंग, उसके बारे में पूछो तो उसको सेंसर कर देगा। डेफिनेटली जो कंपनीज है वो तो उसको करती है, कंट्रोल तो करती है अपने हिसाब से, वो उसको मॉडिफाई करती है और वो जितना उनको दिखाना उतना ही दिखाते हैं। तो कंट्रोल तो वो कर ही रहे हैं। और अब डर ये है काफी लोगों के आने वाले टाइम में, मतलब जो एआई है वो खतरा बन जाएगा इंसानों के लिए, ये सब सोचते हैं। तो ये हो सकता है अगर वो अनकंट्रोल रहेगा, तो उसके लिए मतलब काफी लोग काम कर रहे हैं, एलोन मस्क वगैरह की, कैसे उसको अपन कंट्रोल पे रखें और अपने लिए यूज करें, ना कि वो आने वाले टाइम में अपने को यूज कर ले। एक बार एलन मस्क ने खुद ने स्टेटमेंट दिया था कि एआई बहुत डेंजरस है। डेफिनेटली डेंजरस तो है ही है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो फिर ये आने वाले जो हम मूवीज में देखते हैं ना, तो ये पॉसिबल तो है। तो उसके लिए मतलब सभी गवर्नमेंट्स कर रही है। मान लो भी इंडिया ने और काफी कंट्रीज ने डीप सी को बैन कर दिया गवर्नमेंट में यूज करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली हम कुछ भी मान लो गवर्नमेंट का डेटा होता है वो उसमें डालेंगे तो डेफिनेटली वो जाता उनके पास ही था अल्टीमेटली। तो मतलब यूज करना अच्छा है, लेकिन सारी कंपनीज का अपने लेवल पे कंट्रोल होता है। और फिर उसके बाद जितनी भी कंट्रीज है तो वो भी अपने लेवल पे कुछ उसको सेंसर करती है कि भाई इतना यूज करना है इसको, तो वो तो खैर कंट्रोल कर ही लेंगे अपन आने वाले टाइम में। बाकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि इतनी फास्ट ग्रो हो रही है, तो कुछ भी करना भी मतलब
पता नहीं क्या आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, कल कोई हाँ। न्यू एआई भी आ सकती है, हाँ, और पता नहीं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, जैसे कि हमने एआई के खतरे के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अभी तो खतरा नहीं, अभी तो हमारे लिए यूजफुल है। बिल्कुल तो ये बताओ कि अभी हम कैसे एआई को यूज करके अपना वर्क फ्लो इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हो उसको? देखो, मैं अभी एआई को बहुत यूज कर रहा हूँ। एक तो मैं अपने पर्सनल काम के लिए, एक अपने ऑफिस के लिए भी। तो मैं पहले बात करता हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो ऑफिस में मैं मान लो जो भी हमारा ऑलरेडी काम है, जो भी काम चल रहा है ऑलरेडी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर काम को कैसे इंप्रूव करूँ। मान लो जो काम मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ, तो कैसे उसको उसका टाइम रिड्यूस करूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई कोड करना है मेरे को, ठीक है, तो मैं आजकल पूरा कोड नहीं करता हूँ। सिंपल मैं काम देखता हूँ कि क्या मुझे अचीव करना है, और उस काम को एक प्रॉम्प्ट बनाई अच्छी वाली, और प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को डाल दी, तो फटाफट मेरे को एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ क्या करना है। तो उसको कोड को लेके डिप्लॉय कर दो फटाफट से, तो जो भी काम है मेरा वो काफी इंप्रूव हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कोई मान लो मेरे मेल्स हो गए, तो मैंने अपने मेल को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी यही को यूज करता हूँ कि फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया या कॉपी किया मेल को, और चैट जीपीटी जस्ट ड्राफ्ट रिस्पॉन्स टू दिस ईमेल। तो मेरा मतलब काम काफी बच जाता है इतना। मतलब अपन को जहां अपन को दिमाग यूज करना वहीं अपन करते हैं, जहां एक काम चैट जीपीटी करता है तो वही कर लेता है। और मान लो कि नई आइडियाज के लिए तो वो भी मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, वो भी मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। तो एक और सवाल है, जैसे कि अभी बहुत सारे एआई, चैट जीपीटी है, को पायलट है, या डीप सीक है, ऐसे बहुत सारे एआई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे बेस्ट एआई कौन सा है? देखो, सबसे पहले मैंने यूज किया चैट जीपीटी, तो वो तो अच्छा लगा मेरे को। अब चैट जीपीटी के पास डेटा इतना नहीं है, तो हम बात करते हैं डेटा की, तो सबसे बेस्ट डेटा है गूगल के पास में, क्योंकि उसके पास यूट्यूब भी है, गूगल भी उसी का है। तो मैंने फिर जेमिनी को यूज किया। तो जेमिनी ऐसा है कि सारे काम कर देता है मेरे, मतलब एक तो सर्च वाला काम भी वो कर देता है अपना, और उसके अलावा जो भी चैट जीपीटी वाला काम है वो भी वो कर देता है। फिर मैं कोडिंग के लिए बात करूं, तो कोडिंग के लिए मैं भी यूज कर रहा हूँ cursor.ai। तो वो बहुत अच्छा है, मतलब उसको एक कमांड देनी है, या फिर जो ऑलरेडी मेरी कोडिंग फाइल्स होती है तो वो उसमें फोल्डर अपलोड कर दो, और जहां भी एरर आ रही है उसको सही कर देगा। वो या फिर मेरे को कुछ नया ऐड करना है तो भी वो कर देगा। तो अभी के लिए बात करूं तो मैं अभी जेमिनी फर्स्ट पे होगा मेरा, और सेकंड चैट जीपीटी, और कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली cursor.ai यूज कर रहा हूँ मैं। तो अभी 3 यूज कर रहा हूँ। और बात करें अपन थंबनेल की, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ आइडियोग्राम एआई। हाँ, तो वो भी ठीक है, अभी उसमें दिक्कत नहीं। बाकी तो टूल्स बहुत सारे हैं। मैंने भी जैसे गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों को यूज़ किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मेरे को लगा कि जेमिनी अच्छा है। लेकिन आपको कोई ज़्यादा कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स या इंटेलिजेंस वाला काम चाहिए हो ना, तो मेरे को फील हुआ कि चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर है। क्रिएटिव टास्क हाँ, के लिए चैट जीपीटी अभी भी ठीक है वैसे। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली सही कहा आपने कि जेमिनी ठीक है, क्योंकि उसके पास सारा एक्सेस है। डेटा को उसके पास ना, तो वो उसके लिए ठीक है डेफिनेटली। और अभी तो क्या कि मैं अपने मतलब फोन वोन सब जगह सब में इंस्टॉल कर रखा हूँ, फोन में, ऑफिस लैपटॉप में तो कंपनी का दे रखा उन्होंने अपना अलग से। और अपने काम के लिए भी यही यूज करता हूँ मैं। मतलब मैं ऐसा हो गया कि मैं बहुत आलसी बन गया उसको यूज करने के बाद में। जो भी काम होता है मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज देता हूँ कि ये काम कर देता है फटाफट से। जैसे कि अभी डीप सीक न्यू आया है, तो आप देख रहे हो कि न्यूज़ में हर कहीं वो ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें से क्या खासियत है कि वो सभी जगह ट्रेंड में चल रहा है, या क्या है उसमें? देखो, डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है, और ये रहा है हमेशा कि चाइनीज हमेशा जो भी काम करते हैं सस्ते में कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी ये ओपन एआई ने इतना मतलब एक्सपेंसिव काम किया था, उनका बहुत खर्चा हुआ है इसमें, तो डीप सीक ने बहुत सस्ते में वो काम कर दिया। जितने भी लोग थे इन्वेस्टर्स वगैरह ओपन एआई में, तो उनको फील हुआ कि यार हमने इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, जबकि डीप सीक ने बहुत सस्ते में काम कर दिया, तो उसकी वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। और डेफिनेटली बात भी सही है कि भाई हम जो काम हम सस्ते में कर रहे हैं तो उसको क्यों हम फालतू में इतना पैसा लगाएं। और बाकी डीप सीक थोड़ा इससे अच्छा था मॉडल, और अभी यूज नहीं किया मैंने, लेकिन ठीक है वो मॉडल। तो आपको लगता है कि डीप सीक चैट जीपीटी से अच्छा है, या? नहीं, अभी मैंने यूज किया नहीं है। अच्छा मतलब रिव्यूज के अच्छा मतलब ये है कि वो सस्ता है चैट जीपीटी से। जो काम चैट जीपीटी इतने महंगे में कर रहा है वो सस्ते में कर पा रहा है। तो चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले चाहेंगे कि कोई ऐसी टिप्स दे दे स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपकी टिप्स क्या रहेगी उनके लिए? देखो, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मान लो बीटेक में हो, तो आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ जाना है जिस भी कंट्री में, और वहाँ जितनी भी कंपनीज हैं तो उनका प्रोफाइल रेडी कर लो आप पहले ही, और उन स्किल्स पे काम करो। और आपको सब में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, आप 2 या 3 स्किल्स लो अपनी। एक कोई लैंग्वेज ले लो, और एक कुछ भी एआई टूल ले लो, ठीक है। और उसके अलावा एक
एडिशनल स्किल ले लो अपनी, तो 2-3 स्किल पे काम करो प्रॉपरली, उसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। ये हम बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, तो आप एक के मास्टर बन जाओ तो आपका काम हो जाएगा। और साथ में आप जितनी भी जॉब्स आती है लिंक्डइन वगैरह पे, इन पे, तो उनका मतलब बना लो प्रोफाइल, उन सब स्किल्स को लिख लो आप, जो भी कॉमन स्किल आ रही है उस कॉमन स्किल को आप इंप्रूव कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कुलदीप भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण, आपका काम देख के काफी अच्छा लगा मेरे को भी, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, और मिलते हैं बस जल्दी आपके पॉडकास्ट पे। जरूर मिलेंगे। और हमें लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो भी फॉरेन में जाना चाहता है उसको तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फॉरेन से रिलेटेड या कुछ भी, तो कुलदीप भैया को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी राइडिंग राठौड़ के नाम से है। बिल्कुल जी ज़रूर। और इनका यूट्यूब चैनल भी है कुलदीप सिंह राठौड़, तो वहाँ से आप पाइथन भी सीख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।